Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2 in the earliest society. Students, जैसे आज आप इनको ह्यूमन को देख पा रहे हैं, बहुत टाइम पहले हम ऐसे ही नहीं थे, हम स्टूपिंग थे। स्टूपिंग क्या होता है? स्टूपिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके हाथ पैर सर आगे की तरफ झुका हुआ, उसको क्या बोलते हैं? स्टूपिंग। तो हम लोग ऐप लाइक क्रिएचर थे, ऐप की तरह थे, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ है कि हम स्टूपिंग से एक ऐसे क्रिएचर बन गए हैं जो टू लेग्स के ऊपर वॉक कर रहा है और हैंड्स को कुछ अलग तरीके से यूज़ कर पा रहा है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इसको होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लगा है, या हो सकता है और ज़्यादा का लगा। A period much longer than the entire period of modern man existence on earth। और ये जो टाइम पीरियड है बेटा, ये हो सकता है जब से मॉडर्न मैन इस अर्थ के ऊपर जी रहा है उससे कई गुना ज़्यादा टाइम, उससे कई ज़्यादा टाइम उसे कब लगाओ? जब वो स्टूप करता था, एप लाइक क्रिएचर था। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आए हैं एप लाइक से। आज के ह्यूमन में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमने देखे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चेंज था कि अपना बैलेंस अपने फीट के ऊपर बना लेना और सीधे खड़े हो जाना। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है मैडम, बैलेंस तो इजीली बन जाता है। नहीं बनता है बच्चों, हमें बनाना पड़ता है। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना जो क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते करते खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर धीरे से खड़े होना सीखते हैं। तो ये आसान नहीं था पर कर दिखाया। दिस फ्रीड हिज हैंड, और जब वो क्रॉल करना छोड़ दिया, उसने लेग्स के ऊपर चलने लगा तो उसके हाथ फ्री हो गए। फिर वो चीज़ों को पिक करने लगा, उन्हें थ्रो करने लगा। धीरे से थंब इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब थंब इवॉल्व होने से क्या हुआ होगा? हमारी जो पकड़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ गई होगी। हैंड के इवोल्यूशन से क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कैसे इम्प्रूव। मैंस ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सराउंडिंग। हमारे ब्रेन का साइज बच्चा ग्रेजुअली बढ़ता गया, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सराउंडिंग के हिसाब से, हमारे आसपास के हिसाब से हम अपने आप को कैसे एडप्ट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं आने वाली चीज़ों से, ये सब हमने सीखा। एट फर्स्ट ही यूज्ड स्टोन्स विच वर ईजिली अवेलेबल। सबसे पहले पहले उसने स्टोन उठाया, उसे थ्रो करना सीखा, जो कि वहाँ पर बहुत ईजिली अवेलेबल थे। स्टोन तो आज भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। उन्हें थ्रो किया अपने प्रे के ऊपर, ठीक है, नट को क्रश करने के लिए। और भी दूसरे यूजेस उसने स्टोन्स के किए होंगे। क्या किया? पहला स्टोन का यूज़ अपने प्रे के ऊपर फेंका, शिकार के ऊपर फेंका, नट्स को क्रश किया। इन ड्यू कोर्सेज, थोड़े टाइम के बाद उसने स्टोन्स के एजेस को ब्रेक किया और शार्प एजेस बना ली, जिससे उस स्टोन का यूज़ उसने कटिंग और चॉपिंग के लिए भी किया। अब वो क्या कट और चॉप करता था? वुड एंड मीट, लकड़ियों को काटता था, मीट को काटता था, ठीक है। फिर उसने राउंडेड स्टोन्स का यूज़ किया क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए। देखो पहले वो जिस तरीके से स्टोन मिल रहे थे उनको वैसे ही एज इट इज़ उठा के यूज़ करता। धीरे धीरे लगा उसको कि यार इसकी हम शार्प एजेस बना सकते हैं जिससे हम कटिंग और चॉपिंग कर सकते हैं। वो करने लग गया, ठीक है। राउंडेड स्टोन से ग्राइंडिंग करने लग गया। दस मैन बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन, फिर मैन ने टूल्स और वेपन्स बनाने चालू कर दिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओवर द ईयर ही इम्प्रूव्ड अपॉन हिज टूल्स एंड वेपन्स, धीरे 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 वो टूल्स और वेपन बनाने में इम्प्रूव करता गया, अच्छे अच्छे वेपन्स और अच्छे अच्छे टूल्स बनाने लग गया। स्टोन एज, अब किस पीरियड को स्टूडेंट्स हम स्टोन एज बोलते हैं? स्टोन एज वो पीरियड है जिसमें स्टोन से बने हुए टूल्स का वाइडली यूज़ होता था, ठीक है। जो भी टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, वो किससे बने होते थे? स्टोन से। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1 मिलियन ईयर अगो। अगर हम करेंट टाइम की बात करें तो आज से 1 मिलियन ईयर अगो क्या बनना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स? स्टोन टूल्स। व्हेन द फर्स्ट टूल यूजिंग एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन अपीयर्ड, जब से हमने स्टोन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया तो पहला जो टूल था वो किससे ही बना था? स्टोन से। स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट
पीरियड ऑफ मैंस एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, बेटा स्टोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड है। अगर हम बात करें मैन के एग्जिस्टेंस की अर्थ पे, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया है? स्टोन एज को दिया है, ठीक है। इस जर्नी को देखें, स्टोन्स, इसको बोलते हैं स्टूपिंग, आगे की तरफ झुका हुआ, ये होता है स्टूपिंग। फिर हम धीरे से ऐसे बने, फिर ऐसे, देखो टूल्स का शेप बदलता हुआ दिखेगा। फिर हमने और हेल्पिंग टूल्स बना लिया, फायर का यूज़ करने लग गए, फिर हमारे टूल्स और ज़्यादा डेवलप हो गए, ठीक है। देन फाइनली हम इस टाइप के हो गए, स्टैंडिंग पोजीशन कम्प्लीटली। और देखो टूल्स भी बिल्कुल अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जर्नी हमने पूरी की। ये 15 मिलियन ईयर अगो हम ऐसे थे, 13 मिलियन अगो हम ऐसे हुए, 2 मिलियन अगो, देन 8 लाख ईयर अगो, देन 1 लाख ईयर अगो। और ये कहाँ पर है? मॉडर्न मैन। ये आज का मॉडर्न मैन है, पर ये इससे डेवलप हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द types of tools used in the Stone Age, we can divide Stone Age into three: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. See, what type of stones, or the on the basis of the stone tools used by that particular era, we can divide Stone Age into three: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. ठीक है। पैलियोलिथिक वो एज होगी जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेलियो का मीन्स ही होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन। मीजोलिथिक मतलब मिडिल, ठीक है, मिडिल, मीजो मिडिल। देन नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, दीज आर द थ्री डिविजन ऑफ स्टोन एज। Apart from stone, man used bone, wood, animal horn to make tools and weapons. देखो स्टोन तो बेसिकली वो यूज़ करता ही था, उसके साथ वो बोन का यूज़ करता था, वुड का यूज़ करता था, कई बार एनिमल हॉर्न जो जानवरों के सींग होते हैं उसका भी यूज़ करता था टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। इस चैप्टर में हम लोग पैलियोलिथिक मैन को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा था? मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। तो किस पे टिक करेंगे? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज स्टोन एज का सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला एज था। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया, अकेले पैलियोलिथिक एज को भी हमने फिर से डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। पहले तो हमने स्टोन एज के 3 डिवीजन किए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर बेटा स्टोन एज का सबसे ज़्यादा पार्ट लेने वाला जो एज है उसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। वी कैन फर्दर कैटेगराइज इट इनटू द 3: लोअर, मिडिल एंड अपर। अब इन पीरियड्स के नाम कैसे रखे होंगे? तो हमने कैसे रखे हैं स्टूडेंट्स? The names of these periods are based on the depth at which remains belonging to these period have been found. किस डेप्थ में इनके जो भी टूल्स हैं, रिमेन्स हैं, वो मिले हैं, उस हिसाब से हमने इनका नाम रख दिया है। रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर यूजुअली बोरीड अंडर द सॉइल। स्टूडेंट क्या होगा कि जितने भी रिमेन्स होंगे एक टाइम के बाद उनके ऊपर सॉइल की लेयर जमती जाएगी, तो वो बहुत डीप में क्या हो जाएंगे? बरी हो जाएंगे, धीरे धीरे वो डीके होने लग जाएंगे, ठीक है। डीकेइंग वेजिटेशन एंड गार्बेज विच पाइल अप इन द लेयर ओवर द ईयर। उसके ऊपर जो भी लेयर जमती जाएंगी, भले वो गार्बेज की हो, किसी वेजिटेशन की हो, तो एक लेयर तैयार हो जाएगी किसके ऊपर? हमारे टूल्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ग्राउंड को डिग करना स्टार्ट करते हैं, यूजुअली उन्हें डिगिंग में ही अर्ली पीरियड्स की चीज़ें मिलती हैं, और जो सबसे लोअर लेवल पे मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है ये सबसे पुरानी होगी, उसके ऊपर उससे नई, और सबसे ऊपर जो मिलेगी वो सबसे नई होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है बच्चा, चीज़ें, मटेरियल क्या होने लगता है? एक के ऊपर एक जमता जाता है। सो स्टूडेंट्स क्या होगा? दे यूजुअली फाइंड रिमेन्स ऑफ अर्लियर पीरियड एट लोअर लेवल। लोअर लेवल पे सबसे अर्ली मिलेगा, और जो लेटर पीरियड का होगा वो हायर लेवल पे मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी है, वो यहाँ पड़ी हुई थी, उसके ऊपर सॉइल, डिफरेंट वेजिटेशन की एक लेयर बन गई, फिर कोई और चीज़ आ गई उसके ऊपर रखी गई, उसके ऊपर फिर लेयर जम गई, सॉइल, डस्ट,
तो इस तरीके से ये सबसे पुराना होगा, ये उससे नया, और इसके ऊपर जो आएगा वो सबसे नया। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। अब हम लोग कैसे जानते हैं कि पैलियोलिथिक मैन कैसे रहे होंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास सोर्सेज है स्टूडेंट्स, वो क्या है? इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पैलियोलिथिक मैन, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे अगर आपको जानना होगा? तो बेसिकली योर एंटायर डिपेंडेंस इज ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने कितना काम उस पर्टिकुलर फील्ड में किया हुआ है, आपको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अब आर्कियोलॉजिस्ट किस किस चीज़ को देखते हैं? स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल। एनिमल के भी स्केलेटन रिमेन्स देखते हैं, वो मैन के भी स्केलेटन रिमेन्स देखते हैं। प्रिमिटिव पेंटिंग्स हैं जो रॉक्स पे कैप्स पे बनाई हुई है। किसने बनाई है? अर्ली मैन ने बनाई है। Such remains have been found mainly in the शॉन रिवर वैली इन पाकिस्तान। शॉन रिवर वैली कहाँ पर है? पाकिस्तान में, वहाँ पर हमें मिला है। अपर नर्मदा रीजन में भी मिला है, डेक्कन में भी मिला है। कहाँ कहाँ मिला है हमें ये सब कुछ? स्केलेटन ऑफ मेन एनिमल्स, पेंटिंग्स, शॉन रिवर जो पाकिस्तान में है, गंगा रिवर जो नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश में है, डेक्कन साउथ वाला रीजन। कुछ कुछ इस तरीके से रहते थे अर्ली मैन, ठीक है। क्या लिखा स्टूडेंट्स? लाइफ इन पैलियोलिथिक केव शेल्टर इज लाइकली टू हैव बीन लाइक दिस। इस तरीके की लाइफ होती थी किसकी? ये पैलियोलिथिक मैन की। साउथ में भी कुछ जगहों पे, जैसे कि अत्रिमपक्कम जो चेन्नई के पास में है, ठीक है स्टूडेंट। जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेटेड ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है जो कि सॉइल के अंदर बरी होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन कैसा था, क्या ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस पीरियड को बिलोंग करता था। एक्सकावेशन का मतलब होता है डिगिंग। डिगिंग, अब डिगिंग कहाँ करेंगे? हम अर्थ के अंदर ही करेंगे ना, डिगिंग इनसाइड द अर्थ एक्सकावेशन होता है, ठीक है। एक्सकावेशन के बाद जो आपको मटेरियल मिलता है, भले वो पॉट हो, ज्वेलरी हो, उसकी स्टडी करने से हमें पता चलता है कि क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन कैसा था, या ऑब्जेक्ट किस पीरियड को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, जो कुछ आइडिया है हमें, जो प्रिमिटिव मैन है, अर्ली मैन है, उसको हम कंफर्म कर सकते हैं किससे? बाय ऑब्जर्विंग टुडेज ट्राइबल ग्रुप लाइक टोडास ऑफ द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में जो टोडास लोग रहते हैं, उनकी लाइफ को आप देखो तो आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भैया प्रिमिटिव मैन की लाइफ ऐसी होगी। जरावा को देख सकते हो आप। जरावा और ओंगेस कहाँ मिलेंगे आपको? जरावा और ओंगेस मिलेंगे आपको अंडमान आइलैंड में। हु स्टिल होल्ड ऑन टू एंशिएंट वे ऑफ लाइफ। बेटा अंडमान आइलैंड में जरावा, ओंगेस, नीलगिरी हिल्स के टोडास, आज भी इनका लाइफ स्टाइल एंशिएंट ही है। तो अगर आप इनकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हो, इट मीन्स आप अर्ली मैन की लाइफ स्टाइल, प्रिमिटिव मैन की लाइफ स्टाइल को देख पा रहे हो। हंटर गैदरर, जो पैलेलिथिक मैन था स्टूडेंट्स, वो केव्स में रहता था, रॉक शेल्टर्स में रहता था, ठीक है। केव्स का मतलब पता है ना, गुफाएं। रॉक शेल्टर्स में रहता था। वो नोमैड था। नोमैड का मतलब होता है वन हु इज वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो लोग घूमते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स, ठीक है। वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो प्लेस टू प्लेस वंडर क्यों करता था? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। फूड और वाटर की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। उसे नहीं पता था कि फूड कैसे प्रोड्यूस करना, कैसे किया जाता है। ही डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड। ही सर्वाइव बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, berries, nuts, roots and tubers. Hence, he is called hunter and gatherer. As early men don't know, as ancient men don't know how to produce food, that is why his life is dependent on hunting and gathering. What is hunting? Killing of animals. Okay. And what is gathering? What is available in nearby? Either it is berries, nuts and roots. Gather it for the purpose of what? Food. Okay. What is hunting gathering? Clear है? जानवरों को मारना, hunting, gather करना मतलब इकट्ठा कर लेना। अब हंटर और गैदरर ने धीरे धीरे लर्न किया, समझा
किसका बिहेवियर? एनिमल का बिहेवियर। ग्रेजुअली दे वो अंडरस्टैंड रिमेंबर एनिमल बिहेवियर, ठीक है। Hence, in spite of being physically weaker and slower than many other animals, they could hunt down these animals and protect themselves from them. Obviously बात है स्टूडेंट्स, हम being a human being, हम बहुत तेज भाग नहीं सकते, हम बहुत सारे एनिमल से वीक भी हैं, पर जब हमने उनके बिहेवियर को समझा, उनको देखा, देखने के बाद उनके बिहेवियर को समझा, तो हमें समझ में आ गया कि हम किस तरीके से उन्हें हंट कर सकते हैं। Thus, for the first time in the history of evolution, the ability to think, remember, and innovate become more useful than mere physical strength. आपकी physical strength से ज़्यादा आपकी mental strength का use होता है, ये हमने उस टाइम ही सीख लिया था। अर्ली मैन के टाइम पे फिजिकल, अगर हम हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कभी भी ऐसी नहीं थी कि हम किसी एलिफेंट को, लॉयन और टाइगर को मार दें, पर विद द हेल्प ऑफ अवर माइंड हमने ये एबिलिटी सीखी, सोचना सीखा, और सीखने के बाद हमने उन एनिमल्स को भी किल किया जिनको हम हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से कभी किल नहीं कर पाते। Students, at the time of moving for food, for water, hunter-gatherers keenly absorbed everything, whatever they have seen in their surrounding. They have learned various things from the surrounding. जब वो hunting करते, gathering करते, तो उन लोग अपनी surrounding से बहुत कुछ सीखते। They noticed how vegetation changed with season. उन्होंने देखा season के साथ साथ vegetation change हो जाती है। कुछ चीज़ें nature में edible हैं और कुछ चीज़ें edible नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने भी चेंज होना सीखा। और उन्होंने ये भी देखा कि हम चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं कि वो हमारी नीड्स के हिसाब से काम कर पाएँ, ठीक है, मतलब हम उनका यूज़ कर पाएँ। उन्होंने एनिमल स्किन को क्लॉथ के लिए छोड़ दिया, ठीक है। दे लर्न टू यूज़ एनिमल स्किन एंड लीव टू क्लॉथ देमसेल्फ। उन्होंने देखा कि कैसे पत्तियों से और कैसे एनिमल स्किन से वो अपने आप को क्लॉथ दे सकते हैं, मतलब कैसे वो क्लॉथ के लिए लीव्स और स्किन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन, बोन, वुड, हॉर्न एक्सेट्रा को टूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी उन्होंने सीख लिया। उन्होंने सीख लिया कि कैसे स्टोन, बोन, वुड, हॉर्न से वो टूल्स वेपन बना सकते हैं। और अच्छा, इस सबसे भी ज़्यादा उन्होंने जो सबसे अच्छी बात सीखी वो थी हाउ टू लाइट फायर, आग कैसे जलाई जाए, ठीक है। लिविंग इन ग्रुप्स, ठीक है। आज भी हम सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अर्ली एज में ही हमने सीख लिया था, मतलब हमने हमारी अर्ली एज में नहीं, जब मैनकाइंड बन रही थी, है ना, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, तभी हमने सीख लिया था। पैलियोलिथिक मैन ने रियलाइज़ कर लिया था कि जब हम लोग ग्रुप्स में रहेंगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस, फ़ायदे हमें मिलेंगे, ठीक है। लार्ज एनिमल्स को हम हंट कर सकते हैं, फूड को शेयर कर सकते हैं, विच वॉज स्केयर एंड डिकेड ईजिली, स्कार्स एंड डिकेड ईजिली। स्कार्स मतलब कम है, डीके ईजिली मतलब ख़राब हो जाता है। बेटा आज अगर आपने किसी एनिमल को मारा, उसको 1-2 डेज़ अगर आपने यूज़ नहीं किया तो तीसरे दिन वो ख़राब हो जाएगा, आप उसमें फॉल स्मेल आने लगेगी, आप उसको खा नहीं पाओगे। तो पैलियोलिथिक मैन ने पहले तो एडवांटेजेस देखे कि साथ में रहने का एडवांटेज क्या है। पहली बात तो हम बड़े-बड़े एनिमल को हंट कर पाएँगे, पर अगर हमने बड़े एनिमल को हंट किया तो हम उस एनिमल को पूरा तो खा नहीं पाएँगे ना, तो हम फूड को शेयर करते हैं, क्योंकि आप फूड शेयर नहीं करोगे तो थोड़े टाइम में वो डीके हो जाएगा और फिर आप उसको खा ही नहीं पाओगे, ठीक है। फिर नेचुरल डेंजर से भी सिक्योरिटी देता है आपका साथ में रहना, तो ये सीख लिया हम लोग ने। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, ठीक है। ग्रुप के जो मेंबर होते थे वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने नए स्किल्स सीखे, ठीक है। एन आउटसाइडर वॉज नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन द ग्रुप, और बहुत मुश्किल से ग्रुप में किसी भी आउटसाइडर की एंट्री होती थी, वैसे आउटसाइडर को वो ग्रुप में मिलाते नहीं थे। बेटा कोई इनइक्वालिटी नहीं होती थी ग्रुप में,
ठीक है। देयर वर नो इनइक्वालिटीज़ विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होती थी, ना ही तो कोई फैमिली टाइज होते थे। पैलियोलिथिक मैन की जो लाइफ थी वो डेंजर से फुल थी, इसीलिए उसका लाइफ स्पेन 20 to 25 ईयर्स ही हुआ करता था। एक अर्ली मैन जो था, पैलियोलिथिक जो मैन था, उसकी लाइफ सिर्फ 20 to 25 ईयर्स ही होती थी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी बेटा? क्योंकि उसकी लाइफ में हर मोमेंट पे डेंजर थे, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसको वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को फैच करना नहीं आता था, फूड ग्रो करना नहीं आता था। टाइप्स ऑफ साइट्स. Finished and unfinished Paleolithic artifacts have been found at several sites where raw material for making such artifacts are also found in plenty. बेटा बहुत सारे finished, बहुत सारे unfinished Paleolithic artifacts हमें मिले हैं बहुत सारी साइट पे, और बेसिकली ये साइट कहाँ पर है? जहाँ रॉ मटेरियल प्लेंटी में अवेलेबल होता है। प्रोबेबली इन्हें हम फैक्ट्री साइट बोल सकते हैं, वेयर आर्टिफैक्ट्स वर मेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये वो साइट्स हैं जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को एक बहुत बड़े नंबर में बनाया जाता था। ठीक है। कुछ साइट पे ऐश भी मिली है, एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं आर्टिफैक्ट के साथ, तो ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पर फैक्ट्री साइट भी थी, कम हैबिटेशन साइट भी थी। समझ में आई बात बच्चा? कुछ तो ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल भी मिला है, ठीक है, और वहाँ पर फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टूल्स भी मिले हैं, तो उसे हमने फैक्ट्री साइट बोला। पर एक स्टूडेंट कुछ जगह ऐसी मिली जहाँ पर ऐश, एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर हैबिटेशन भी था और फैक्ट्री साइट भी थी। पैलियोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें, पैलियोलिथिक टूल्स वर यूजुअली मेड बाय चिपिंग स्टोन. स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ टू काइंड, स्कोर एंड फ्लैग स्टोन्स. दो तरीके से आप क्या बना सकते हो? पैलियोलिथिक टूल्स बना सकते हो। एक होता है कोर, दूसरा होता है फ्लैग टूल्स। चलो अब कोर टूल कैसे बनता है? यस, फर्स्ट है कोर टूल्स. कोर टूल क्या होता है बच्चा? जब आपके हाथ में एक पत्थर है और उस पत्थर को आप किसी दूसरे पत्थर से मार मार के एक शेप देते हैं, और बाद में ये जो स्टोन बनेगा जिसका शेप ऐसे होगा, इसको आप क्या बोलोगे? कोर. ठीक है। कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक ऑफ रॉक्स और हैंड साइज पेबल. हैंड साइज पेबल से, चंक साइज रॉक से आप चिपिंग ऑफ कर रहे हैं, जो स्टोन बचेगा चिपिंग करने के बाद उसे हम कोर बोलेंगे. कोर टूल यूजुअली ओवल और पेयर शेप्ड होते थे, मोस्टली हैंड एक्सेस और हैवी वर्क के लिए बनाए जाते थे, जैसे ट्री को कट करने के लिए, अर्थ को डिग करने के लिए, रूट्स और ट्यूबर निकालने के लिए, बोन को ब्रेक करने के लिए. ठीक है। कई बार मीट को कट करने के लिए भी इनका यूज़ हो जाता था. ठीक है। जब आप किसी स्टोन को किसी स्टोन से पीट रहे होंगे, तो ये जो चिपिंग ऑफ होंगे, छोटे छोटे टुकड़े इसके जो गिर जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे बच्चा, और फिर एक स्टोन बचेगा जिसको आप कोर बोलोगे. तो बात समझ में आ गई होगी. अब दूसरा टूल बनेंगे तो दूसरा टूल होगा उसके लिए इनका यूज़ किया जाएगा. ठीक है। आप एक बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को मारना, तो जो छोटा जो पत्थर होगा उसके बहुत शार्प पीसेस बन जाएंगे. ठीक है। वो शार्प पीसेस ही हमारा सेकेंड टूल होगा. फ्लैग टूल्स कैसे बनेंगे? फ्लैग टूल्स वर मेड फ्रॉम शार्प पीसेस फ्लैग्स. जो फ्लैग्स बड़े स्टोन को मारते टाइम टूट गए थे, दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग कोर को शेप करते टाइम जो फ्लैग्स टूट गए थे, उससे ही बनता है फ्लैग टूल्स. ये मीट को चॉप करने के लिए और एनिमल की स्किन को निकालने के लिए यूज़ होता है, स्किनिंग एनिमल्स एंड चॉपिंग मीट. ठीक है. Different ways of chipping stone. Paleolithic people use direct और indirect method of chipping stone. डायरेक्ट मेथड भी होती थी, एक इनडायरेक्ट मेथड भी होती थी. डायरेक्ट मेथड में जो पेबल होता था या बोन और वुड का जो इनडायरेक्ट मेथड, पेबल और पीस ऑफ बोन और वुड वॉज यूज एज हेमर. एक पेबल का मतलब गोल वाले पत्थर का, बोन के पीस का, वुड का यूज़ होता था हैमर के लिए. टू चिप ऑफ पीसेस फ्रॉम सॉफ्टवेयर पेबल और चंक ऑफ स्टोन के चंक से, या जो सॉफ्टवेयर पेबल होता है उसके ऊपर आप हैमर की तरह, जैसे हैमर से किसी के ऊपर मार रहे होते हो वैसे मारते थे, तो इसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट मेथड. ठीक है. इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता था? लेट पैलियोलिथिक एज में इनडायरेक्ट मेथड हुई. टू शेप टूल्स फ्रॉम फ्लैक्स की हेल्प से आपने
टूल्स को क्या किया, शेप दिया। बेटा ये कोर टूल का एग्जांपल है, देखो यहाँ से हमने मार मार के इसके साइड का मटेरियल हटा दिया है और एक नुकीला स्टोन बना लिया, मतलब ये बचा है क्या, कोर। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेबल टूल की। क्लीवर, ये होते हैं पेबल टूल्स। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। देखो इस स्टोन से इसके ऊपर हम तब तक पीटते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायर्ड शेप ना मिल जाए। आई बात समझ में, ये एक स्टोन है, इससे पीट रहे हैं इस स्टोन को जब तक हमें डिज़ायर्ड शेप ना मिल जाए। ये डायरेक्ट मेथड है। और बेटा इसमें बहुत सारे फ्लेक्स नीचे गिरेंगे, उसमें से आप कुछ फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हो टू चॉप, टू स्किन ऑफ। A long pointed piece of bone or wood was then placed on it like a chisel and hammered with another piece of bone or wood or stone. अब इसमें क्या होगा, जिस भी फ्लेक को आपको शेप देना है उसको हार्ड सरफेस पे रखो, उसके बाद एक लॉन्ग पॉइंटेड पीस ऑफ बोन और वुड उसके ऊपर रख दो। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टोन होगा, वुड होगा, उससे उसको आपको हैमर करना है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर। Remains of ash at some Paleolithic sites led to the conclusion that fire was known to Paleolithic men. बहुत सारी Paleolithic साइट पे स्टूडेंट्स ऐश मिली है, मतलब ऐश मतलब होता है राख। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर होता है फायर के बाद वो मिला है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि Paleolithic men को फायर पता था, आग जलाना आता था। पॉसिबली मैन फर्स्ट सॉ फायर व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ट्रीज। ठीक है, हो सकता है पहली बार उसने आग लगना कब देखा हो, जब कोई लाइटनिंग, बिजली किसके ऊपर गिर गई हो, पेड़ के ऊपर गिर गई हो, वो आग से डरता था। ठीक है, ही लर्न टू यूज इट स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल। वो खुद भी आग से डरता था, पर उसने आग का यूज किया वाइल्ड एनिमल को स्केयर, डराने के लिए। पहले वो फायर कैसे, आग कैसे जलाएंगे उसे पता ही नहीं था। ठीक है, तो क्या करते थे, अगर एक बार गलती से आग लग जाए तो वो ड्यूटी लगा देते थे कि भैया हमको इस आग को कंटिन्यू जलाते रहना है, क्योंकि उसको एक्चुअली पता नहीं था कि आग जलती कैसे है। तो अगर एक बार कहीं आग जली मिल जाती थी तो वो उसको कंटिन्यू बोलते थे अभी जलती रहना चाहिए। पर विद द कोर्स ऑफ टाइम, while rubbing two pieces of stone और wood together, man accidentally discovered how to light a fire। और धीरे से उसने फिर दो पीसेस ऑफ स्टोन को, वुड को जब एक साथ में रब किया तो उसको पता चल गया कि भाई हाँ इस तरीके से आग लगा सकते हैं। ही कुड नाउ हैव फायर वेन एवर ही वॉन्टेड। अब उसको आग कंटिन्यू जला के रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया आग कैसे जलाई जाती है। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर डिस्कवरी एंड विक्ट्री ओवर नेचर। ये पहली बार थी जब इन्होंने कुछ ऐसा सीखा जिसको हम डिस्कवरी और विक्ट्री बोल सकते हैं। और आफ्टर नोइंग हाउ टू फायर, ग्रेजुअली लर्न वेरियस यूजेस ऑफ फायर। फिर आग का अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं, फॉर ड्राइविंग अवे एनिमल्स, इट कुड कीप हिम वार्म, लाइट अप डार्क केव्स एंड इवन रोस्ट मीट। पहला, कैसे हम एलिमेंट को भगा सकते हैं, कैसे अपने आप को वार्म रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर, कैसे डार्क केव्स में रोशनी कर सकते हैं, और मीट को कैसे रोस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने सीख ली। पैलियोलिथिक एज इन डेक्कन। अब डेक्कन में पैलियोलिथिक एज कहाँ मिलती है, पैलियोलिथिक के रिमेन्स मिले हैं हमें बहुत सारे प्लेसेस में डेक्कन में, जैसे पूना, नासिक, चिरकी निवासा, महाराष्ट्र। पूना, नासिक, चिरकी निवासा, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, हंसकी कहाँ मिलेगा तुमको, कर्नाटक में। कर्नूल कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। हंसकी कर्नाटक, कर्नूल आंध्र प्रदेश, पुणे, नासिक, चिरकी निवासा महाराष्ट्र। The reason around these sites is drained by rivers। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जितने भी एरिया की बात हुई वहाँ कोई ना कोई रिवर रही होगी, भले वो ताप्ती हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, भीमा हो, वर्धा हो, या तो उसकी ट्रिब्यूटरी हो। क्योंकि जब हमको बेटा अंडरग्राउंड पानी निकालना नहीं आता था तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बैंक्स ऑफ रिवर पर ही आपको मिलेंगी। एक बात का और पता चलता है स्टूडेंट्स की, जब पैलियोलिथिक एज था तो जो डेक्कन रीजन था वहाँ आज जितनी बारिश होती है उससे हैवी बारिश हुआ करती थी, है ना। डेक्कन रीजन रिसीव्ड हेवियर रेनफॉल एज कंपेयर टू टुडेज रेनफॉल। आज जितनी बारिश होती है उससे
बहुत ज़्यादा बारिश कब होती थी? पैलियोलिथिक एज में होती थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इसलिए होता था स्टूडेंट्स, नहीं, रीज़न मुझे भी नहीं पता है क्यों होता था। मैं बता रही हूँ कि ऐसा कैसे पता चला कि पहले ज़्यादा बारिश होती थी, अब कम होती है, क्योंकि पहले इंडियन राइनासोरस वहाँ पर थे, वाइल्ड डॉग्स थे। तो बेटा वाइल्ड डॉग्स हो या इंडियन राइनासोरस हो, इनको वेट क्लाइमेट पसंद है। अगर ये हमें डेक्कन रीजन में मिले हैं, तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट दैट पर्टिकुलर रीजन रिसीव्ड हेवियर रेनफॉल। ठीक है, द रीजन वॉज लाइटली फॉरेस्टेड, फॉरेस्ट भी हो, वेट रेनफॉल, वेट क्लाइमेट भी हो, तभी तो इंडियन राइनोसोरस वाइल्ड डॉग्स वहाँ रहेगा। ये सब था तभी पैलियोलिथिक एज में आपको ये दोनों ही एनिमल वहाँ पर मिले हैं। बहुत सारे पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो कहाँ कैसे मिले हैं? पेबल, पेबल मतलब जो गोल गोल पत्थर होते हैं उसको पेबल बोलते हैं। ठीक है, हैज़ बीन फाउंड एट प्लेसेस ऑन हाई बैंक अलोंग द रिवर। दीज प्लेसेस वर पॉसिबली फैक्ट्री साइड, और ये जितनी भी प्लेसेस हैं वो हो सकता है फैक्ट्री साइड हो, जहाँ पर पैलियोलिथिक पीपल बैठ के अपने टूल्स बनाते होंगे। जो हायर बैंक है, फर्दर अवे फ्रॉम रिवर्स, आर ओल्डर देन लोअर वंस। स्टूडेंट जितने भी हायर बैंक्स थे जो रिवर से दूर थे, वो ओल्डर देन लोअर वंस। ठीक है, जो लोअर से पुराने होंगे। हायर बैंक्स है, ठीक है, जो रिवर से दूर है वो ओल्ड है, लोअर वंस न्यू है। इस नॉलेज से पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि कौन सा टूल न्यू है और कौन सा टूल ओल्डर है। अब स्टूडेंट्स जो भी रिमेन्स मिले हमें बोन्स के, हॉर्न्स के, टस्क, टस्क जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं टस्क, हॉर्न्स मतलब सींग, और बोन्स तो पता ही है हड्डियाँ, जैसे कि वाइल्ड डॉग्स हो या एलिफेंट हो। जब भी हमें इनके बोन्स के रिमेन मिले और कोई वेपन उनके अंदर मिला है, तो ये हमें पता चलता है कि ये एनिमल्स को हंट किया जाता था। समझ में आई बात? कोई एनिमल का बोन मिला है, स्केलेटन मिला है, उसके अंदर कोई वेपन है, इट मीन्स कि वो वेपन लगा कैसे उसके बोन तक, कहीं ना कहीं उसको हंट किया जाता होगा पहले। बहुत बड़े बड़े पिट्स को डक किया जाता था, फिर उनको लीव से, ट्विग से कवर कर दिया जाता था जिससे कि उन्हें देख ना पाए। और जैसे मैंने ये गड्ढा बनाया और इस गड्ढे के ऊपर पत्तियां रख दी जिससे कि किसी भी एनिमल को दिखेगा नहीं, क्या नहीं दिखेगा कि ये क्या है, पिट है। वो जैसे ही इसके अंदर आएगा और फिर तो फंस जाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, मतलब इसकी डेथ श्योर है। ठीक हुई बात? तो इतना दिमाग भी अर्ली मैन लगा लेते थे। पीपल हमेशा हंटिंग करते थे हैंड एक्स से, स्पीयर से। ठीक है, हैविंग वुडन हैंडल, स्पीयर में वुडन हैंडल होता था, हैंड एक्स होते थे। ठीक है, टूल्स, जितने भी ये जो टूल होते थे वो जो स्प्लिट, स्प्लिट मतलब दो भागों में बटी हुई स्टिक के बीच में लगे हुए होते थे। वुड होगी, वुड जब ऐसे वुड को दो पार्ट में डिवाइड हो जाते थे तो यहाँ पे आप फुल को क्या कर सकते थे, स्टिक कर सकते थे, फंसा सकते थे। ठीक है, बम्बू, जैसे ये आपका टूल है और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, बम्बू लगा हुआ है, और वो जो दो बम्बू होंगे या जो दो वुडन पीस होंगे उनको टाई किया जाता था, बांधा जाता था। तो थ्रेड तो अवेलेबल नहीं होगा स्टूडेंट, तो जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर मतलब लता है, ठीक है, उससे उसको बांध दिया जाता था। और जॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना है तो वो लोग गम और रेजिन का यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स देखो, अब तो जो वुडन पार्ट है, वुड तो देखो डिग्रेडेबल है तो वो तो डिग्रेड हो गई होगी, डीके हो गई होगी, पर जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स मतलब जो क्या बोलते हैं, नाली टाइप का जो आप वो बना देते हैं ना, बीच में रेखा खिंची हुई लाइन, वो कुछ चॉपर्स पे मिली है, हैंड एक्सप्रेस पे मिली है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन लगाया है कि टूल के पीछे आपको लकड़ियाँ बांध दी जाती थी, या तो बैम्बूज बांध दिए जाते थे। हंसकी कर्नाटका में है, शोरापुर दाओ। ठीक है, हंसकी इन कर्नाटका इज सिचुएटेड इन शोरापुर दाओ, दैट इज द लैंड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भीमा। रिवर कृष्णा और भीमा के बीच का जो प्लेस है जिसको दोआब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक है, शोरापुर, वहाँ पर हंसकी सिचुएटेड है। Excavations here have revealed Paleolithic habitation and factory site। जब हंचकी में एक्सकवेशन हुए तो वहाँ पर हमें Paleolithic habitation और factory sites मिली।
इस रीजन में बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के ऊपर आ जाता है, उसको स्प्रिंग्स बोलते हैं, विच प्रोबेबली सप्लाइड वाटर टू द पीपल हु लिव देयर। तो स्प्रिंग्स उन लोगों को पानी देती होंगी जो उस टाइम में वहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, ये सजेस्ट करती है कि ड्राई सीजन find that sites suggest that during the dry season the people camped near water sources and hunted large animal that came for drink। जब ड्राई सीज़न होता होगा, स्प्रिंग सारे सूख जाते होंगे, ड्राई हो जाते होंगे, तो ये किसी ऐसे सोर्स के पास पहुंच जाते होंगे जहाँ पानी है, और जितने भी वाइल्ड एनिमल, लार्ज एनिमल वहाँ पर पानी पीने के लिए आते होंगे, ये उनको हंट कर लेते होंगे। ड्यूरिंग द वेट, जब वेट सीज़न रहता होगा, बारिश का मौसम होता होगा, तो ये आपस में फैल जाते होंगे। ठीक है, दे स्प्रेड आउट ओवर अ रीजन एंड डिपेंडेंट मोर ऑन एडिबल प्लांट्स एंड स्मॉल प्रे। जो छोटे छोटे प्रे और जो छोटे छोटे प्रे होते होंगे उनका शिकार कर लेते होंगे, एडिबल प्लांट्स पे डिपेंडेंस उनकी बढ़ जाती होगी, ये स्प्रेड आउट हो जाते होंगे। फिर ड्राई सीजन में तो ये एक जगह रहते हैं, बड़े एनिमल का शिकार करते हैं और फिर उसको आपस में बांट के खा लेते थे। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हंसगी में, वो टूल्स हैं जो लाइमस्टोन, मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट फाउंड एट हंसकी आर टूल्स मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, जो कि काय से बने हुए हैं, लाइमस्टोन से बने हुए हैं। इन द सराउंडिंग एमंग द टूल्स फाउंड, अच्छा क्या क्या मिला है, क्लीवर मिला है, हैंडेक्स मिले हैं, स्क्रैपर मिला है, नाइफ मिला है। ठीक है, इन सबको गूगल में आप इनका इमेज देख सकते हो, हैंडेक्स कैसा होता है, क्लीवर कैसा होता है, स्क्रैपर कैसा होता है, नाइफ कैसा होता है। Borers for making holes and tools that could be used. Both borers and scrapers were also made. Borers and scrapers भी वहाँ पर आपको मिले हुए हैं। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.